नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज तक हम इस साहित्य सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की सामाजिक कहानियां लेके आए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए जो अब तक हम यूट्यूब चैनल पर कभी लेके नहीं आए। ये कहानी एक ऐसे ढीठ व्यक्ति की है जो किसी भी प्रकार के धन के लालच में नहीं आता और वो वही काम करता है जो उसको अधिकार मिले है और जो उसके कर्तव्य है। ये कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी। इस कहानी का नायक बंसीधर, जो उस समय के जमींदार पंडित आलूबुद्दीन के किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आता है और वो वही काम करता है जो उसको अधिकार मिले हैं और जो उस समय उसके दायित्व थे। लेकिन इसके चलते उसको अपनी नौकरी खोनी पड़ती है और उसके बाद में ये कहानी अपना आदर्शात्मक मोड़ लेती है और पंडित आलूबुद्दीन बंसीधर को अपनी जमीन का मुखिया बना देते हैं, उसका जो मैन देख करने वाला मुनि बना देते हैं। चलिए कहानी को पूरा समझते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और किस प्रकार ये कहानी एक आदर्शात्मक कहानी है जो पहले यथार्थ दिखाती है, फिर बाद में एक आदर्श छोड़ दी जाती है। कहानी शुरू होती है बंसीधर अपने घर में कमाने की एक अकेली उम्मीद थी। उसके पिता धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे और उसी समय बंसीधर का सिलेक्शन दरोगा की पोस्ट पर हो जाता है। जब बंसीधर अपनी नौकरी के लिए जा रहा होता है, उसी समय बंसीधर के पापा उसको समझाते हैं, देख बेटा, मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ और बहनों की भी शादी करनी है, उनका भी समय नजदीक आता जा रहा है और अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मगर ध्यान रहे, तुम दरोगा की पोस्ट पर जा रहे हो, सैलरी तो पूर्णिमा का चांद है, एक दिन दिखती है और धीरे धीरे वह खत्म हो जाती है। आप ऐसी जगह पर हो जहां आपको ऊपरी कमाई करने का अच्छा मौका मिले और जब भी ईश्वर दे तो उसको ले लेना चाहिए। इस जगह पर तो कई बार बहुत ज्यादा भी मिलता है और कभी कभी कम मिलता है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो उससे उतना ले लो, ये तो भगवान की इच्छा से आता है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं। और बंसीधर एक आज्ञापालक पुत्र की तरह सुनता है और कहता है हाँ ठीक है, और वो चला जाता है। बंसीधर को नमक के दरोगा की पोस्ट पर भेजा गया जहाँ देखना था कि नमक की कहीं या फिर अन्य चीजों की बिना अनुमति की खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही है। इसको अपनी पोस्ट पर जाए तो 6 महीने हो गए थे। एक दिन ये दिखता है कि जमुना नदी के किनारे पानी बहने की जगह बैलगाड़ियों के चलने की आवाज आती है और ये उठता है और बंसीधर वर्दी पहन करके देखता है कि किस चीज की आवाज आ रही है और अपने साथ में 1-2 सिपाही लेकर के नदी के किनारे पहुंचता है। पूछता है ये किसकी गाड़ियां जा रही हैं? जो गाड़ियों में बैठे हुए उसके आदमी थे वो कहते हैं पंडित आलूबुद्दीन की है साहब, क्या है इसमें? जो पंडित आलूबुद्दीन के आदमी थे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। बंसीधर फिर से जोर कर पूछता है, क्या तुम सभी गूंगे हो? मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या जा रहा है? आलूबुद्दीन का कोई भी आदमी कुछ जवाब नहीं देता। बंसीधर अपने घोड़े से उतरता है और खुद देखने लगता है कि इन गाड़ियों में क्या जा रहा है और जैसे ही बोरों को हाथ से देखता है तो पता चल जाए कि इन बोरों में नमक जा रहा है। बंसीधर पूछता है कि नमक यहाँ से ले जाने की तुम्हें अनुमति किसने दी है? तभी आलूबुद्दीन का एक आदमी वहां से भागते हुए पीछे सबसे पीछे की गाड़ी में पंडित आलूबुद्दीन से आ रहे थे उनके पास आता है और कहता है, प्रभु दरोगा ने गाड़ियां पकड़ ली हैं। आलूबुद्दीन को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उनको लक्ष्मी पर बहुत भरोसा था। वो मानते थे कि जिस लक्ष्मी की स्वर्ग में भी पूजा होती है, भले इस जगह लक्ष्मी को कौन अपमानित कर सकता है। और पंडित आलूबुद्दीन गाड़ी से उतर कर दरोगा जी के पास में आते हैं और दरोगा जी से कहते हैं कि आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? हम तो खुद ही चल के आपकी सेवा में आ रहे थे, यहाँ से हम निकल रहे हैं तो बिना सेवा पानी के आपकी थोड़ी निकल जाएंगे यहाँ से। दरोगा कहता है कि नहीं, यहाँ से हम गाड़ियां नहीं निकलने देंगे। पंडित आलूबुद्दीन कहते हैं हमारी पहली बार गाड़ी नहीं निकलने, हम तो कई सालों से यहीं से निकालते आ रहे हैं। लेकिन दरोगा कहता है कि नहीं, अब तक जो निकल रही थी वो ठीक है, लेकिन अब से ये गाड़ियां नहीं निकलेंगी। और वो अपने सिपाही कहता है कि पंडित आलूबुद्दीन को हिरासत में ले लो। जब ये पंडित आलूबुद्दीन ने सुना तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तक ऐसा कभी मोड़ नहीं आया था कि पंडित आलूबुद्दीन इतने समय से काम कर रहे थे, किसी ने हिरासत में लेने का साहस नहीं किया, लेकिन आज उनको एक दरोगा हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं। पंडित आलूबुद्दीन अपने आदमी से कहते हैं, एक ही गजल की गलतियां हैं,
वो दरोगा जी की सेवा में रख दो। बंसीधर कहता नहीं, 1,000 से नहीं, मैं 1,00,000 में भी नहीं मानूंगा। आरोपी दिन कहते 5,000 पकड़ो और हमें जाने दो। बंसीधर कहता 5,000 दे दो तो ठीक है, लेकिन मैं 1,00,000 में भी नहीं मानूंगा, आपको चलना पड़ेगा। 5 से धीरे धीरे 10,000 हो जाता है, लेकिन दरोगा कहता मैं नहीं मानूंगा, आपको मेरी ड्यूटी है, मैं उसको करूंगा और आपको अदालत चलना ही पड़ेगा। पंडित आरोपी दिन कहते हैं 20,000 दे दो साहब, 20,000 में रफा दफा करो, घर की बात है। दरोगा कहता है 1 रुपया ना लूंगा और 1,00,000 भी नहीं लूंगा, मेरी ड्यूटी है, मैं उसको करूंगा, कुछ भी हो जाए आपको अदालत चलना पड़ेगा। इस बार पंडित आरोपी दिन का लक्ष्मी से भरोसा उठ गया। इतने सालों से वो काम करते आए थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को हिरासत में लेने का इनका अवसर मिला। उन्होंने कहा बेटा घर की बात है, 30,000 पकड़ो, मामला रफा दफा कर लो, यदि खबर चाहिए तो मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, मैं इस गांव का जमींदार हूं, लोगों का मेरे से भरोसा उठ जाएगा। दरोगा कहता है तो पहले सोचना चाहिए था जब ये काम कर रही थी, आप पकड़े गए हो तो आपको समाज की इज्जत की याद आ रही है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा काम है, मैं उसको करके रहूंगा। पंडित आरोपी दिन कहते फाइनल 40,000 पकड़ो और गाड़ी निकलने दो। दरोगा कहता है 1,00,000 में भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज। और फाइनल आरोपी दिन को हथकड़ी पहनाई जाती है और सवेरे उनको अदालत में पेश किया जाता है। जब आरोपी दिन को अदालत में पेश किया जा रहा था तो सभी लोगों ने उनको देखा, लेकिन सबको आश्चर्य इस बात का नहीं कि आरोपी दिन ने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि उस दरोगा की हिम्मत कैसे हुई कि आरोपी दिन को हथकड़ी पहना दी। इतने सालों से वो काम करते आ रहे थे, सारे अधिकारी आरोपी दिन के दास थे। काम क्या होना है वो बातें बताते थे, पहले हाँ कर देते, हाँ हो जाएगा, ये क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन इस बार आरोपी दिन को हथकड़ी पड़ गई और अदालत पहुंची। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। फाइनल निर्णय यही लिया गया कि दरोगा बंसीधर दरोगा ने आरोपी दिन को जो गिरफ्तार किया है वो तर्कसंगत नहीं है, इसमें पंडित आरोपी दिन की कहीं कोई गलती नहीं है और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। पंडित आरोपी दिन एक बार फिर मां लक्ष्मी पर भरोसा रखते हैं और उनका भरोसा कायम हो जाता है और वो खुश होकर के अपने घर लौटते हैं। किस घटना को 7 दिन भी ना बीते होंगे, बंसीधर को नौकरी छोड़नी पड़ती है और बंसीधर अपने घर आ जाते हैं। जब बंसीधर अपने घर आता है तो जो उसके पापा की उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसकी माँ तो कहती है कि मैंने न जाने कितने तीर्थ यात्राओं पे जाने का प्लान बना, लेकिन इस बेटे ने सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया। पूरा अधिकारी समाज आरोपी दिन का भक्त है, लेकिन इसी को पड़ी है राष्ट्रभक्ति दिखाने की। क्या परिवार से बड़ा राष्ट्र हो गया? क्या घर की आवश्यकता नहीं है? कौन सा इसने तीर मार दिया आरोपी दिन की गाड़ी होकर? आज जहां भी जाते हैं पूरा समाज हम पर थूक रहा है कि तुम्हारे बेटे ने क्या पंडित आरोपी दिन का झूठा आरोप लगाया। हालांकि सब जानते थे कि पंडित आरोपी दिन अदालत में कैसे जीते, लेकिन अदालत का निर्णय ही सबसे मान्य होता है और यदि गलती थी भी तो वही ले देकर रफा करता है। आई हुई लक्ष्मी को इसने ठुकरा दिया, अब लक्ष्मी वापस कैसे आएगी? बंसीधर इधर उधर भटक जाता है, जहां भी कोई कुछ कहता है वो वहां से मुंह छिपाकर इधर उधर हो जाता है। इस घटना को जॉब छोड़े कोई 7 दिन बीते होंगे। एक दिन एक पालकी में बैठकर स्वयं पंडित आरोपी दिन बंसीधर के घर पर आते हैं। बंसीधर के पिता जब उनसे मिलते हैं तो बड़े लज्जित होते हैं, कहते हैं प्रभु बच्चा नादान है, मैंने उसको बहुत समझाया था लेकिन उसने गलती की है, उससे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भगवान ऐसे लड़का किसी को ना दे। पंडित आरोपी दिन कहते हैं इसमें उसकी कोई गलती नहीं, आपका लड़का बहुत अच्छा है, इतना अच्छा लड़का मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके घर में एक ऐसा लड़का है, आपने अपने लड़के को इतने अच्छे संस्कार दिए, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, वो अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऐसा ही व्यक्ति सबसे उन्नति करता है। बंसीधर के पिता कहते उन्नति करता है, बड़ी मुश्किल से तो उसकी जॉब लगी थी, वो जॉब चली गई है, आप कहते उन्नति करता है। आरोपी दिन कहते नहीं, भगवान एक दिन सब पर नजर डालेगा, अंतिम सत्य की जीत होती है। वो कहते ये तो आपका बड़प्पन है। फिर तभी तक बंसीधर आ जाता है और
पंडित आलूद्दीन से कहता है, उस समय जो मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उस समय मैं सरकार की प्रतिज्ञा में झगड़ा हुआ था, उस समय मेरी सरकारी ड्यूटी थी, मैंने उसको पालन किया। आज आप हमें जो सजा देंगे वो हमें कबूल है। पंडित आलूद्दीन कहते हैं, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने उस दिन आपसे इतना विनय किया था नदी पर, लेकिन आपने हमारी एक बात भी नहीं मानी। लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, कृपया आज तो कम से कम मना मत करिए। बंसीधर कहता है, आज आप प्रार्थना नहीं, आज हमें आदेश दीजिए। आज आप जो कहेंगे हम उसी का आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आज हम किसी भी पद की प्रतिष्ठा या फिर किसी भी पद के जिम्मेदार नहीं है। आज हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं। तभी पंडित आलूद्दीन अपनी जेब से एक स्टाम्प वाला पेपर निकालते हैं, कहते हैं, इसको पढ़ो और इस पर साइन कर दो। जब बंसीधर उस कागज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि पंडित आलूद्दीन आज से अपनी सारी संपत्ति का देख रेख करने वाला मुनीम बंसीधर को बनाने जा रहे हैं। बंसीधर देखकर एक चकित हो जाता है कि मैंने इनकी गाड़ियां रोकी, मैंने इनको अपमानित किया और ये आज सारी संपत्ति का मालिकाना हक हमें दे दे रहे हैं। उसको ये लगता है कि शायद ये पंडित जी हमसे मजा करने आए हैं, लेकिन वो कहते हैं, नहीं, मैंने आज तक इतने सारे अधिकारी देखे हैं, सब लक्ष्मी के आते ही अपना ईमान भ्रष्ट कर देते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे अधिकारी हो जो कभी भी लक्ष्मी के आते ही अपना ईमान भ्रष्ट नहीं करते हो। तुम सबसे अधिक ईमानदार हो, इसलिए हम अपनी संपत्ति का मालिकाना हक आपको दे रहे हैं, और जब तक आप इस पर साइन नहीं करोगे मैं आपका घर ना छोड़ूंगा। और पंडित आलूद्दीन की सब बातें सुनकर बंसीधर बड़ा प्रसन्न होता है और उस पेज पर हस्ताक्षर कर देता है। और उसके बाद वो पंडित आलूद्दीन की सारी संपत्ति का मुनीम बन जाता है और उनकी देखरेख करता है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ये कहानी एक आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी है, जो पहले यथार्थ दिखाती है और बाद में आदर्श छोड़कर जाती है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अन्याय अत्याचार कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा विजय होती है। सत्य की जीत होने में विलंब हो सकता है, लेकिन सत्य एक दिन अवश्य जीतता है। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इसी पर एक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिए, ताकि इस प्रकार की साहित्यिक कहानियों से आपके दोस्त भी रूबरू हो सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।